तो एक बात उठती है कि नीति आयोग बनाने की जरूरत क्या थी? जब प्लानिंग कमीशन काम कर ही रहा था तो फिर नीति आयोग क्यों आया? ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो प्लानिंग कमीशन को बोला जाता था कि वो सुपर कैबिनेट की तरह बिहेव करता है। ये कैबिनेट होते हैं सुपर कैबिनेट, क्योंकि वो राज्यों को फंड दे रहा है। राज्यों को क्या देता था वो? फंड जाए ऑटोमेटिक, जो फंड देगा वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो इसीलिए कैबिनेट नंबर से क्या बोलते थे उसको हम? सुपर कैबिनेट। सुपर कैबिनेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन की जगह पे जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग का मोटो रखा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सहकारी संघवाद, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का क्या मतलब है? संघवाद जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है, तो पॉलिटी में पढ़ा संघवाद का मतलब होता है कि राज्य अपने आप में इंडिपेंडेंट है और केंद्र जो है सो काम कर रही है अपने जगह, राज्य अपने जगह काम कर रही है। जैसे हम कहते हैं कि हम ट्रूली फेडरल स्टेट नहीं है। सबसे ट्रूली फेडरल स्टेट का एग्जाम्पल है अमेरिका, क्योंकि राज्य वहां पे जो है सो फ्री है। मतलब केंद्र के बनाए गए सारे कानून राज्य पे लागू नहीं होंगे, राज्य अपना कानून बनाएगा। इसीलिए अमेरिका में कुछ राज्यों में अगर फांसी की सजा होगी तो कुछ राज्यों में नहीं होगी, क्योंकि नियम अलग अलग है। राज्य भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है। लेकिन हम है सेमी फेडरल जैसा। हमारा फेडरलिज्म एग्जैक्टली मैच करता है किससे? कनाडा से। जैसे ये फेडरलिज्म में क्या है कि राज्य बहुत सारे मायने में स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र मजबूत है। केंद्र ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आपने देखा है कि बार बार आता है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कि संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य, समवर्ती सूची। लेकिन कभी बताए जो किसी में फॉल नहीं करेगा ऑटोमेटिक संघ में आ जाएगा, वो यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। जो किसी तीनों में नहीं आएगा तो संघ का पावर। तो यहाँ पे केंद्र को मजबूत रखा गया है, क्योंकि हम अलग अलग राज्य। क्योंकि अब क्यों केंद्र को मजबूत रखा गया है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम आजाद ही ऐसे हुए, क्योंकि राज्य अलग अलग हो रहे थे। हैदराबाद अलग जा रहा है, कश्मीर अलग जा रहा है, जूनागढ़ अलग जा रहा है। तो राज्यों को हमको समेटना था, इसको कहते हैं एकीकरण। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया हमको करना था। तो उस परिस्पेक्ट में जो केंद्र था उसको मजबूत होना जरूरी था। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये कहा गया कि राज्य जो है सो स्वतंत्र है, केंद्र स्वतंत्र है, काम करेगी, लेकिन आपस में सहयोग की भावना रहेगी। अब आपस में एक दूसरे से कंपटीशन होगा। आपस में एक दूसरे से क्या होगा? कंपटीशन होगा। इसलिए कंपटीशन में नीति आयोग ने क्या किया कि बहुत तरह का सूचकांक जारी किया। हम नीति आयोग के जब कार्य पढ़ेंगे तो बहुत सारे सूचकांक एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। एजुकेशन में कौन सा स्टेट आ गए, हेल्थ में कौन सा स्टेट, सबका रैंकिंग दे रहा है। इंडेक्स में क्या होता है? सूचकांक में क्या करते हैं? रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग देते हैं, इससे क्या होगा कि इम्प्रूव होगा आपसी कंपटीशन, लोगों में क्या होगा, राज्यों में बढ़ेगा। तो एक तरह से सहयोग भी करना है, आप आपस में एक दूसरे से अच्छी प्रतिस्पर्धा भी करना है, अच्छा कंपटीशन भी करना है, ये रखा गया। और दूसरा, तब तब जो है सो प्लानिंग कमीशन उतना रिसर्च नहीं करता था। अब जो है सो अगर आप कहेंगे एक शब्द यूज होता है, टर्म यूज होता है, इसको कहते हैं थिंक टैंक। क्या कहते हैं? तो एग्जैक्टली जो नीति आयोग है वो कैसा बॉडी है? थिंक टैंक है। थिंक टैंक है मतलब एक बॉडी है जो क्या कर रहा है? सोचने का काम कर रहा है किसी भी दिशा में कि हमको एजुकेशन में क्या रिफॉर्म करना है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ टिप्पणी करेगा, हेल्थ में क्या कर सकते हैं, इस तरह के वहाँ जो है एक्सपर्ट लोग बैठ के बना रहे हैं नियम। ठीक है, नीति बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, तो सोचने का काम कर रहे हैं, मंथन का काम कर रहे हैं। और फिर वही जब अगर फाइनल करेंगे तो फिर सरकार को फॉरवर्ड करेगा कि नीति आयोग ने एक प्रपोजल दिया है कि हेल्थ सेक्टर में ये इम्प्रूव होना चाहिए। तो हेल्थ सेक्टर में ये इम्प्रूव होना चाहिए, तो अब सरकार विचार करेगी और उसको क्या करेगी? लागू करेगी। जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ भारत का जो है सो रैंकिंग होगा, कौन सा राज्य, फिर कौन सा शहर, फिर रेलवे स्टेशन का भी हम स्वच्छता जो है सो चलाया, फिर शहरी का स्वच्छीकरण कराया। ठीक है। तो अब कहने का मतलब है, इसे कहने का मतलब है कि हम स्वच्छ भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक विषय हुआ, स्वच्छ भारत क्या होगा? एक विषय। एजुकेशन एक विषय हुआ। तो किसी विषय को लेकर वहां पे विचार हो रहा है, मंथन हो रहा है, उसपे उसको और इम्प्रूव करने के लिए कानून बनेगा। फिर सरकार को फॉरवर्ड करेगी, सरकार आगे विचार करेगा, उसको लागू करेगी जिस डिपार्टमेंट का। जैसे स्वच्छ भारत है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसको क्या करेगी? लागू करेगी। ऐसे तो अब ये नीति आयोग कैसा बॉडी है? तो एक थिंक टैंक। ये क्या है? थिंक टैंक है। तो 2014 में जो है सो हमने बोला कि 2000 जैसे आप प्लानिंग जो हमने पूरा पढ़ा योजना,
तो हमने बोला कि 12th फाइनल प्लान तक हमारा चला पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चला था 2012 से 17, अब ये 14 में खत्म हो गया, 2014 में समझना। अब 1 जनवरी 15 से काम करना शुरू कर दिया कौन? नीति आयोग काम करना शुरू किया। ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बीपीएससी पूछे हुए। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी बीपीएससी पूछे हुए। हाँ, पूरा बोलिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो 4 ऑप्शन ऐसे ही इंस्टीट्यूट की है, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया करके 4 ऑप्शन। तो इसका फुल फॉर्म भी उस समय पूछी थी, 2015-16 पूछ चुकी है। ठीक है, यही थोड़ा अवेयर रहेंगे। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया। ठीक है, ऑटोमेटिक जो योजना आयोग भवन था उसी में काम करेगा, हेडक्वार्टर जो दिल्ली होगा, थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसके गवर्नमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे किसका कर, जैसे आप प्लानिंग कमीशन आप समझते हैं तो एग्जैक्टली आप समझ जाएंगे योजना आयोग जैसा था। योजना आयोग का चेयरमैन हमेशा कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का भी चेयरमैन कौन होगा? प्रधानमंत्री। अब पीएम अगर चेयरमैन है तो अब वाइस चेयरमैन एक निर्धारित, तो पीएम का, क्योंकि पीएम का बहुत सारा काम है, तो अभी एक सक्सेसर चेयर जो बनेगा वाइस चेयरमैन कहते हैं। वाइस चेयरमैन जो वीसी होगा यही मेन होगा, क्योंकि पीएम को ऐसे ऐसे कई बॉडी को हेड करना है। तो वाइस चेयरमैन एक होगा जो पूरा देख रेख करेगा, और इसीलिए पनदरिया का नाम है। फर्स्ट जो है नीति आयोग के चेयर जो है वाइस चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, क्या अरविंद पटकरिया न्यूज में अभी भी थे? यस सर। क्यों? बनाए हुए हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर है अमेरिका में इकोनॉमिक्स के। तो अरविंद पटकरिया को पहली बार बनाया गया फर्स्ट जो है वीसी बने नीति आयोग के। ठीक है, और एक नया काम क्या हुआ, बहुत सारे नया काम हुआ। अब 4 फुल टाइम मेंबर होंगे, फिर इनवाइटी होंगे जिनको इनवाइट किया जाएगा, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, 2 कम से कम 2 अधिक से अधिक यूनिवर्सिटी या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट होंगे। सब ये गवर्निंग काउंसिल है कि कौन लोग बैठेंगे नीति आयोग में। सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री है उससे सदस्य होंगे। जैसे ये चेयरमैन हो गए प्रधानमंत्री, ठीक है, पीएम अगर हो गए चेयरमैन, तो एक वाइस चेयरमैन हो गया। ठीक है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और सारे स्टेट के जो सीएम है वो सब क्या हो जाएंगे? मेंबर। क्योंकि प्लानिंग कमीशन में भी यही होता था, जो सीएम होते थे वो सब क्या होते थे? मेंबर होते थे। तो सीएम भी जो है सारे स्टेट, सीएम का मतलब क्या है? जो यूनियन टेरिटरी है जिसमें सीएम होगा वो भी सीएम आ जाएगा। और सीएम कहने का मतलब है कि जो यूटी वाला सीएम है वो भी आ जाएगा। समझ के बाद लोग, तो 2 यूपी है जिसमें सीएम थे। अब कश्मीर था तो भी था, जैसे कश्मीर, अब तो कश्मीर में अभी जब तक चुनाव नहीं तब तक नहीं काम करेंगे पुडुचेरी वो सीएम। और जहाँ बाकी जो यूटी के जो गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उस राज्य का प्रतिनिधित्व तो वही करेगा। जैसे अंडमान निकोबार है तो अंडमान निकोबार से कौन आएगा? तो जो उस आइलैंड का जो देख रहा है वही आएगा। तो जिस कहीं पे गवर्नर होता है, कहीं पे लेफ्टिनेंट होता है, जैसे दिल्ली में एलजी होता है। ठीक है, वैसे तो उस यूटी का चेयरमैन वो सब मेंबर हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? मेंबर। एक नया काम किया गया कि जैसे प्राइवेट कंपनी में सीईओ बनता है तो यहाँ भी सीईओ का प्रोविजन रखा गया। पहली बार नीति आयोग का सीईओ होगा, ये नया। क्योंकि ये जनरली क्या होता था कि सीईओ जो प्राइवेट है वो कहाँ देखते हैं? प्राइवेट कंपनियों। तो सीईओ का प्रोविजन हुआ। एक बहुत सबसे पॉपुलर बहुत सीईओ रहे अमिताभ कांत। वो पॉपुलैरिटी अमिताभ कांत का वहीं से आया है। कहाँ से? नीति आयोग। आईएएस ऑफिसर है, बहुत दिनों तक रहे हैं, 2 बार एक्सटेंड करके सीईओ रहे नीति आयोग। ठीक है, इसी को आप लिखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ऐसे कहानी करते जाएंगे, जो डाउन करते जाएंगे। ऊपर आप टाइटल लेंगे नीति आयोग। नीति आयोग नीति आयोग नीति आयोग का फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हो गया एक वाला पॉइंट आया कब? 1 जनवरी 2015, फर्स्ट पॉइंट 1 जनवरी 2015 हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक। देखिए यह सरकार का थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब समझ गए? थिंक टैंक जिसका काम है रिसर्च करना, पॉलिसी बनाना। इट इज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक। थिंक टैंक, थिंक टैंक, इट इज ए गवर्नमेंट थिंक टैंक। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसका मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राज्यों को ज्यादा स्वायत्त मिले। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे आप पहले भी हमने बोला कि नीति जैसे प्लानिंग कमीशन को सुपर कैबिनेट की जगह एक्यूज किया जाता था क्योंकि राज्यों को पैसा देता था। तो राज्यों को पैसा देगा तो बहुत चीजों को प्रभावित करेगा, वो बहुत व्यक्ति पावरफुल होगा। 10 साल तक लगातार जैसे मोटेक सिंह अहलुवालिया रहे हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन योजना आयोग के, ठीक है। जब 4 से लेकर 14 तक, जब मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री रहे तब 4 से लेकर 14, 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो 4 से 14 तक जो है सो मोटेक सिंह अहलुवालिया रहे योजना आयोग में। तो काफी पावरफुल माना जाता है कि फंड जो भी देगा वो पैसा, ऐसे भी धर्म में होता है, जिसके पास पैसा होता है जो देगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, चीजों को ड्राइव करेगा। तो अब ये आरोप लग रहा है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है राज्यों से राज्यों। अब तो फिर नीति आयोग क्या करेगी कि नीति आयोग राज्यों को पैसा देगी, लेकिन नीति आयोग क्या करेगी कि राज्यों को बहुत सारी लिबर्टी दे रही है। लिबर्टी क्या दे रही है? जैसे कल हमने आपको एग्जांपल दिया कि अगर लिटरेसी रेट केरला में 95% है और बिहार में 65% है, तो इसका मतलब है कि बिहार एजुकेशन में ज्यादा खर्च करेगा कंपेयर टू केरला। मतलब राज्य, सब राज्य हैं, 28 अगर राज्य है, लेकिन राज्यों की जरूरत अलग अलग है। बहुत सारे राज्य हैं जिनको कहीं और काम करने की जरूरत है, किसी को कहीं और काम। अब बताइए कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे गुजरात में काम हुआ है, क्या दूसरे राज्यों में उतना काम हुआ है? नहीं। तो वहाँ तो मार्वेलस सिटी है, गिफ्ट सिटी, क्या क्या यूनिवर्सिटी, बहुत सारे रिवर फ्रंट, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूनिटी की वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, एयरपोर्ट से लेके बहुत सारा चीज। अब कोस्टल राज्य है तो बहुत सारा एयरपोर्ट बंदरगाह भी होगा, मतलब ठीक है। तो पोर्ट एयरपोर्ट ज्यादा डेवलप है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना गुजरात खर्च करेगा उससे कई गुना खर्च करना होगा बाकी राज्यों को। महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट हो वो छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि केंद्र क्यों डिसाइड करे कि उसका कहाँ खर्च करे? इससे अच्छा है कि पैसा राज्य को दे दो, राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से उसको आप क्या करो, खर्च करो। हम डिक्टेट नहीं करेंगे कि आप यहाँ ही खर्च करो, राज्य ज्यादा मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करें। अब देखिए, अब इस इंडिपेंडेंस को बढ़ाते बढ़ाते आप कहाँ ले गए कि केंद्र सरकार डायरेक्ट पैसा पंचायत को देने की बात कर रही है, ब्लॉक को देने की बात कर रही है। राज्य सरकार भी डिफरेंट, तो डायरेक्ट अगर ब्लॉक, पंचायत लोकल गवर्नमेंट क्यों हुआ? केंद्र सरकार थी तो पावर डिवोल्यूशन करके आपने राज्य सरकार बनाया। राज्य सरकार के बाद आपने लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाया? इसका नहीं, लोकल गवर्नमेंट बनाने के पीछे लक्ष्य क्या था? कहने का मतलब रहता है, 2 चीजें वर्ड यूज करते हैं। एक को हम जो ऊपर से डिसीजन नीचे जाते हैं इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। क्या कहते हैं? टॉप डाउन। और नीचे से जाएगा तो बॉटम अप। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? बॉटम अप अप्रोच जा रहा है। तो पता है कि एक पंचायत की क्या जरूरत है, दिल्ली में बैठे हुए लोग कैसे जानेंगे? नहीं जान पाएंगे। इसलिए गांव की क्या जरूरत है, तो गांव का आदमी बढ़िया डिसाइड कर सकता है। तो गांव बढ़िया से पंच चुन लेगा, गांव मुखिया चुन लेगा। गांव को पता है कि जरूरत क्या है, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए कि लाइब्रेरी चाहिए, तुम ही डिसाइड करो। और तुम्हारे पास कॉर्पस में पैसा पड़ा हुआ है, वो पंचायत डिसाइड कर लेगी कि तुमको लाइब्रेरी बनाना है कि तुमको बिजली लाना है, तुम डिसाइड करो। तो इसीलिए बोला, इसीलिए क्या हो रहा है, फंड का डिवोल्यूशन डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को किया जा रहा है, डायरेक्टली पंचायत को किया जा रहा है, डायरेक्टली ब्लॉक को किया जा रहा है, ताकि वहां की जरूरत के हिसाब से उस पैसे को खर्च किया जा सके। तो ये मोटो भी ये इसी तरह बढ़ रही है नीति आयोग।
नीति आयोग कह रही है कि आप अपनी जरूरत आगे चल के आएंगे, जब बहुत सारे आकांक्षी जिले, आकांक्षी ब्लॉक क्यों बनाए गए, ये सब आएगा आगे पढ़कर, तो आप समझ जाएंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो नीति आयोग बनाया क्यों गया, ये सब समझ रहे हैं। जो पहले लूपहोल्स था, प्लानिंग कमीशन में ये काम नहीं था, ये सब काम को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है नीति आयोग। अब नीति आयोग जैसे कहने का मतलब है कि प्लानिंग कमीशन कोई भी तरह का सूचकांक जारी नहीं करता था, लेकिन अब ये सूचकांक जारी कर रहा है। अब सूचकांक जारी कर रहा है तो बहुत सारे चीजों है बदलते समय के साथ क्या करते हैं, उसको बदल लेते हैं। ठीक है, अब ऊपर टाइटल है जो है सो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग या कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग, या आप लिखेंगे संरचना, नीति आयोग की संरचना, नीति आयोग की संरचना या कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट ऐसे चेयरमैन, चेयरमैन हिंदी में क्या लिखेंगे, अध्यक्ष। कौन, पीएम। ठीक है, सेकंड वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हमेशा एक व्यक्ति को बनाया जाएगा। अभी उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी लिखिए, लिख लीजिए। ऐसा मतलब ये करेंट भी थोड़ा चलते रहना चाहिए, करेंट जब प्यार बढ़ेंगे सब। तो सुमन बेरी वाइस चेयरमैन हो गया। ये कंपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लिखिए गवर्निंग काउंसिल। अब इसमें गवर्निंग काउंसिल, इसका जो गवर्निंग काउंसिल होगा उसमें क्या होगा, गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल को भी ऐसे लिख जाते हैं, गवर्निंग काउंसिल। लिखिए सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स। इसमें सब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, वो आगे आएगा। कैसे आएगा, आपको याद है, आपके दिमाग में चल रहा है क्या, नहीं, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, फिनांस मिनिस्टर। फिनांस मिनिस्टर होता है यूनियन फिनांस। अब उसके गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा, सभी राज्यों के वित्त मंत्री। यहाँ जैसे सभी राज्यों के, वो चूंकि वित्त से रिलेटेड है, जीएसटी पढ़ाया है पूरा चैप्टर सब। तो सभी राज्यों के, जैसे वहाँ पे यहाँ पीएम हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य हो गए। तो वहाँ पे उल्टा चल रहा है, तो वहाँ उल्टा नहीं है, बल्कि अब फिनांस से रिलेटेड है। तो चेयरमैन हो गया वित्त मंत्री, और सारे राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य। और फिर उसी वित्त मंत्री में से, सारे राज्यों में से एक वाइस चेयरमैन चुना गया। उसी सारे वित्त मंत्री में से एक चुना जाएगा वाइस। ठीक है, एक उपाध्याय, अध्यक्ष के बाद ऐसे। गवर्निंग काउंसिल में सारे राज्य क्या आ जाएंगे, मुख्यमंत्री। अब यूटी के गवर्नर, वो सब अंडरस्टूड है, मतलब ऐसे नहीं लिख रहा, आप समझ जाए। ठीक है, अब आपके होंगे फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर को आप क्या कहते हैं, पूर्णकालिक सदस्य। मतलब ये हमेशा रहेंगे पूर्णकालिक सदस्य। ये इनकी संख्या पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे 4, ये हमेशा पूर्णकालिक सदस्य रहेंगे। फुल टाइम मेंबर, फुल टाइम मेंबर। अब देखिए फुल टाइम मेंबर्स जो आपको 4 रहेंगे, तो फुल टाइम मेंबर में आपको ये हमेशा है। जैसे कहने का मतलब है ना, जैसे डीआरडीओ के चेयरमैन जो शाश्वत है, वो सब बने हुए हैं बहुत 3-4 सालों से, तो वो सब फुल टाइम है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर। क्या होगा, एक्स ऑफिशियो। और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो है सो वो चुने जाएंगे, बराबर ये चेंज होते रहेंगे। ये एक्स ऑफिशियो पूर्णकालीन है, तो ये अंशकालीन है, बदलते नहीं। अंशकालीन सदस्य होंगे, अंशकालीन का मतलब ये चेंज होते रहेंगे, ये कि 4। ठीक है, ये चेंज होते हैं, समझ गए। जैसे अभी अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सब 4 लोग हैं इसमें, तो कोई पता चलेगा अगला बार। और जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा, 4 लोग इसमें भी है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे कोई नया मंत्री को 4 कैबिनेट मिनिस्टर में से को चुनना है, इसमें एक ऑफिस में 4 मिनिस्टर, 4 को क्या रखना है, मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें रखना है। ठीक है, अब लिखिए, और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स। पार्ट टाइम, फुल टाइम मेंबर भी होंगे और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। पार्ट टाइम भी अंशकालिक है,
100 जो है सो अंशकालिक सदस्य है, ये 2 होंगे। इसमें प्राइवेट में लिखना है तो लिखिए। पार्ट टाइम मेंबर्स 2 होंगे। पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होंगे? 2। यहाँ लिखिए, लिखिए बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय या शोध संस्थान से, इंग्लिश में आप लिखेंगे टू पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज और लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि 2 प्रोफेसर टाइप के लोग जो एकदम एक्सपर्टाइज रखते हो, वो यूनिवर्सिटी से या थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन वो या रिसर्च इंस्टीट्यूशन क्या का मतलब है? जैसे कल ISI पढ़ रहे थे, स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, तो कोई स्टैट का एक्सपर्ट है, कोई साइंस का एक्सपर्ट है, उस तरह से बड़े कोई DRDO से आया है, कोई इसरो से आया है, तो उस तरह के रिसर्च इंस्टीट्यूशन करते हैं। जैसे बाहर बहुत बड़ा मुंबई में रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, भाभा एटॉमिक सबसे बड़ा एटॉमिक का रिसर्च सेंटर है, तो वैसे इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो बिल्कुल डेडिकेटेड है रिसर्च के लिए। जैसे एक एटॉमिक रिसर्च करेगा, सिर्फ ये क्या करेगा? एटॉमिक रिसर्च करेगा। तो वैसे इंस्टीट्यूशन से 2 लोग रहेंगे, वो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। पार्ट टाइम मेंबर और फुल टाइम मेंबर्स में क्या अंतर होता है? ये बदलते हैं सर, जरूरत के हिसाब से लोग बुला नहीं, पार्ट टाइम और फुल टाइम का क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आपके पास है। नहीं, ये भी गलत। यही बात है, एग्जैक्ट समझना है। बहुत चीजों को हम जब लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं जानते। फुल टाइम मेंबर का मतलब है जब भी मीटिंग होगा तो वो उपस्थित है। अब पार्ट टाइम मेंबर का मतलब है जब बुलाया जाएगा तब आना। जरूरत होगा तो समझ रहे हैं? जरूरत होगा नहीं, जब उसमें कॉल किया जाएगा आपको कि आपको कॉल किया कि आप सर मीटिंग होने वाली है 5 बजे से, आप पार्टिसिपेट करें। समझ के बाद ये अंतर होता है। अब वो हमेशा प्रेजेंट होगा जो फुल टाइम मेंबर होगा। अब पार्ट टाइम को कॉल किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन अराइज करता हो, नीड अराइज करता हो, जैसा भी होगा, मतलब आपको अपने मन से मीटिंग में नहीं आना है, आपको कॉल किया जाएगा जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से। फुल टाइम में पार्ट टाइम में अंतर है, ठीक है? फुल टाइम पार्ट टाइम, ठीक है। फिर ऐसे लिखते जाइए, एक CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जैसे पॉइंट जो बनाते जा रहे वैसे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। CEO, एक CEO होगा, एक होगा, CEO में लिखेंगे एक CEO होगा। कंपनी जैसे CEO चलाते हैं वैसे एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये हमेशा क्या होगा, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, ये फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट होगा। फिक्स पीरियड के लिए लिख लीजिए एक बार, इट इज अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है, निश्चित कार्यकाल के लिए किया जाता है। समझ गए? अब पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट के समय ही बोला गया कि 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ, 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ, 1 साल। फिक्स पीरियड का ये मतलब होता है कि अपॉइंटमेंट के समय हुआ कि 2 साल के लिए इनको आज से होगा, तो एक डेट दे दिया गया, अब इसी डेट में 2 साल बाद ये जाए। और फिर फर्दर चाहे तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है। जैसे अमिताभ बच्चन को एक्सटेंशन मिल गया, एक्सटेंशन का मतलब होता है कि 2 साल के लिए अपॉइंट हुआ, फिर एक्सटेंशन मिल गया 2 साल के लिए, या 1 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया सरकार, ऐसे, ठीक है। अभी कौन है CEO? पूछा होगा है 2 बार। पहला CEO कौन है दिया? जैसे पहला वाइस चेयरमैन पूछा गया, अभी कौन? अरविंद पहले गया, अरविंद पहले गया, वाइस चेयरमैन पहले, ठीक है। अभी वर्तमान में सुमन देवी, ठीक है, वैसे। तो पहले CEO, पहला CEO कौन है और अभी CEO कौन है? तुम्हारी करंट अफेयर भी ठीक नहीं। चलो, पहला CEO फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट CEO सिंधु श्री कुलर, सिंधु
श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। अभी की है BVR सुब्रमण्यम, अभी लिखे करेंट वर्तमान में। हाँ, बी ऐसे BVR सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। BVR का मैं पूछना कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमको नहीं पता है। सिनेमा देखे थे ना एक, जो नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएंगे, वो वाला कॉमेडी देखे हैं? नहीं देखे? नहीं देखे हैं? नाम बताते बताते गोवा पहुंचता था, क्या नाम होता है उसका? हाँ, तो वो नाम बताता है, क्योंकि वो नाम सबको जोड़ देते हैं ना आपस में, पेरेंट्स के, अपने कुल का, तो अपने गांव का, तो अपने शहर का, वो जोड़ते चले जाते हैं ऐसा। तो बोले कितना बड़ा नाम है, तो नाम बताते बताते गोवा पहुंचता है, तो ऐसा ही। तो ये है सीईओ फिक्स पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, कभी 2 साल 3 साल डिपेंड करता है, जनरली 3 इयर्स के लिए 2 इयर्स के लिए जो है गवर्नमेंट जो है क्या करती है, अपॉइंट करती है। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन। ये है क्या? कंपोजिशन, मतलब इतने लोग मेंबर्स होते हैं, इस तरह के लोग डिसीजन ले रहे हैं, मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी में ये है। अब वैसे ही एनुअल जैसे प्लानिंग कमीशन का मीटिंग होता था, वैसे ही गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग होगा। तो नई दिल्ली में सारे मुख्यमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री उसके चेयरमैन, उस समय चेयरमैन मीटिंग चेयर करेंगे और सारे उस समय डिसीजन होगा, बहुत सारी चीजों पर चर्चा चलेगी। तो नीति आयोग का जो है सो बैठक होता, नीति आयोग का बैठक होगा नई दिल्ली में, सारे मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री चेयर करेंगे, इस तरह से चलेगा। अब नीति आयोग का आप देखेंगे कि बेसिकली काम क्या है। तो नीति आयोग बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमने बताया कि ये काम है जैसे इंडिसेस बनाना, और चूंकि आपने शुरू में ही पढ़ा कि थिंक टैंक का काम करेगा, तो बहुत सारे रिसर्च करेंगे। तो एक समझने के लिए आप लिख लीजिए वर्क ऑफ नीति आयोग, या लिखे कार्य। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम पर रिसर्च करेंगे देगी। जैसे आज कहने का मतलब है ना, आज जैसे आपने देखा होगा डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया पर रिसर्च करना, बनाना, सारा पॉलिसी प्रोग्राम कौन बनाया है? नीति आयोग। तो लिखिए जैसे वर्ग में आप देखेंगे डिजिटल इंडिया बड़े प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया एक प्रोग्राम है जो हर स्कूल में जो है सो लैब बनाना है, अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब बड़े बड़े काम है उसके, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। एक इसमें क्या आता है कि हर स्कूल में लैब बनाना है, ताकि साइंस टेक्नोलॉजी पर जो है सो बच्चों का रुझान बढ़ाया जाए। अटल इनोवेशन मिशन, हर स्कूल में लैब बनाया जाए साइंस का। ठीक है, आप बहुत सारे सूचकांक, मेनी इंडिसेस, या आप लिखेंगे बहुत सारे सूचकांक। ये सूचकांक एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ये सब आप हिंदी में लिखेंगे। बहुत सारे सूचकांक, बहुत सारे सूचकांक भी बनाती है ये। ठीक है, सूचकांक बनाती है जैसे शिक्षा से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, इस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है सो ये सब प्रोग्राम बनाती है। शिक्षा स्वास्थ्य। अब पहली बार क्या हुआ है देश में, वाटर मैनेजमेंट पर एक इंडेक्स जारी की है। देखिए जैसे इंडेक्स ही है, तो इसमें आप जोड़ सकते हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर मैनेजमेंट। क्या जोड़ सकते हैं हम? वाटर मैनेजमेंट। जल प्रबंधन पे पूछने, अब ये पहली बार हुआ, पिछला साल 23 में जारी हुआ। जल प्रबंधन पे क्या हुआ है? इंडेक्स जारी हुआ। अब जल प्रबंधन का इंडेक्स होगा, देखिए कोई भी इंडेक्स क्या काम करता है, पूरा लेखा जोखा देता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे का। तो जल प्रबंधन में पूरा जल का रिसर्च हुआ कि सबसे ज्यादा जो है सो अंडरग्राउंड वाटर खराब कहाँ का है, कि अब सबसे ज्यादा तालाब किसके पास है, पॉइंट किसके पास है, पानी का स्रोत किसके पास है, कमी किसके पास है, पूरा रैंकिंग है राज्यों का। समझने वालों को, तो पूरा वाटर मैनेजमेंट का एक इंडेक्स जारी कर, और राज्यों का रैंकिंग की किसके पास तालाब ज्यादा है, 5 रैंक, टॉप 5 तालाब वाले, टॉप 5 ऐसे जल के स्रोत, 4-5 स्रोत निकालिए, कहाँ पानी का कंडीशन अच्छा है, कहाँ पे खराब है, वो सारा पूरा इंडेक्स निकालिए वाटर मैनेजमेंट का। पहली बार तो पहले, इससे पहले देश में कभी भी वाटर पे सर्वे नहीं हुआ,
कि कौन से राज्य में कितना तालाब है, कौन सा, समझ गए। तो पहली बार नीति आयोग सर्वे करके पूरा राज्य वाइज किया, तो ये काम रिसर्च का कर रहा है। अब वाटर से रिलेटेड जानकारी होगी तो उसमें वाटर से रिलेटेड आप पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि पहले तो जानना होगा, पॉलिसी बनाने के लिए पहले तो जानना होगा कमी क्या है, दिक्कत क्या है, या कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, पहले ये जानकारी होगी तब तो पॉलिसी बनेगी, नीति तब तो बनेगी उससे रिलेटेड। इसीलिए ये काम रिसर्च का काम कर रहा है नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग इस तरह के काम करती है कि नीति आयोग ने बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनाया है, हजारों पेज का विजन डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे पहले भी आपने बताया कि जैसे पंचवर्षीय योजना बन रही थी तो 5 साल का प्लान बन रहा था, तो हमने पहले भी बताया कि अभी भी नीति आयोग प्लान बनाती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म, ठीक है। जैसे 3 ईयर के लिए प्लान बनाती है, 7 ईयर के लिए बनाती है, अब 15 ईयर के लिए बनाती है। पहले भी लिखवा है, जो टर्म कर लीजिएगा जो लोग नए होंगे, कि 3 ईयर के लिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, मतलब लघु, या मीडियम टर्म, आगे लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी बना रहे, ठीक है। शॉर्ट टर्म एक्शन एजेंडा कहती है इसको, क्या कहती है, एक्शन एजेंडा, ये एक स्ट्रैटेजी है, रणनीति, ठीक है। इसको विजन डॉक्यूमेंट कहती है, विजन डॉक्यूमेंट कहती है, या फिर इसको रोड मैप भी कहा जाता है, क्योंकि बड़ा है, बड़े लंबे समय के लिए है, तो रोड मैप भी कहा जाता है। इसको बताने के पीछे मेरा रीजन था। अभी भी प्लान बनाती है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म, मतलब ये जो है सो लघु और मध्यम और दीर्घ जो है सो काल के लिए प्लान बना रही है। हाँ मतलब सर जब भी प्लान मतलब बनाएंगे तो इन्हीं तीनों हाँ, टारगेट क्या है, हाँ उसका टारगेट क्या, जैसे 2020 में कर रही है, वो अगर प्लान बनाएगी कि सबको जो है सो पक्का घर दे देना है 2024 तक, ठीक है। तो देखेंगे कि तो उसका टारगेट क्या है, 2 साल वाला है, मतलब 3 साल वाला है, कि लंबे समय में अचीव करना चाहती है, 5-7 साल, तो उसी कैटेगराइज करती है उसको। और उसने क्या किया है, अभी वही बता रहा था कि उसने 1000 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये बनाया क्योंकि 2022 में जो है सो पूरा हो गया देश में 75 साल पूरा हुआ देश के आजादी का, 75 ईयर्स पूरा हुआ आजादी का। तभी तो 22 के बाद 47 में हमारा जो है सो 25 साल जो बच रहा है, 75 से 25 जोड़ेंगे तो 100 साल हो जाएगा, 100 ईयर हो जाएगा। तो 22 से 2047 तक जो बच रहा है 25 साल, ये 25 साल पूरा होगा तब हमारा कितना हो जाएगा, 100 साल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे वो आजादी प्लेटिनम जुबली हो गया, 75 साल क्या हो गया, प्लेटिनम जुबली, ये सब समझते हैं। 25 साल है सिल्वर जुबली, 50 साल हो गया गोल्डन, ये होगा 75 प्लेटिनम। अब शताब्दी जो है सो ये मिलेनियम हो गया, 100 साल जब पूरा हो गया। अब तो 75 साल जब मीडियम के समय, हाँ मीडियम के समय 7 ईयर वाले में स्ट्रैटेजी, रणनीति, हिंदी में कहती है रणनीति, एक्शन एजेंडा है, और ये विजन डॉक्यूमेंट है, रणनीति। तो 100 साल जब पूरा हुआ तो 22 में उसने पूरा जो है सो डेवलप्ड इंडिया का विजन रखा, डेवलप्ड इंडिया का पूरा विजन डॉक्यूमेंट बनाया। हाँ, उसी समय हुआ आजादी का जो है सो अमृत महोत्सव भी हो गया। नाम आजादी का अमृत महोत्सव तभी होगा कि मतलब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अगला 25 साल अमृत काल बोला, क्योंकि हमारे लिए विशेष है। विशेष क्या है कि इस 25 साल में हमको इतना काम करना है कि हम विकसित भारत बन जाए। तो इसीलिए जितना भी विजन डॉक्यूमेंट अब नीति आयोग बना रही है वो विकसित भारत का बना रही है। इसीलिए प्रोग्राम में अभी मोदी जी आए थे तो बोला गया कि आप 2024 का चुनाव तो आप जीत रहे हैं, तो आप 29 की तैयारी कर रहे हैं, तो बोला कि नहीं, तो गलत आप समझ रहे हैं, मैं 2047 की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि 47 का लक्ष्य है कि विकसित भारत का लक्ष्य है। तो ये बता रहे हैं कि प्लेटिनम में 2022 के लिए जो है सो 22 में उसने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, उस डॉक्यूमेंट का ही नाम था विजन एग्जीरेट 2000 जो है सो 2000 जो है सो नहीं विजन एग्जीरेट जो है सो 2022 में जो सो पूरा सारा विजन जो है सो उसने पूरा एक ही साथ 1000 पेज का डॉक्यूमेंट हो किया, पूरा विजन दिया, ठीक है, कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से हमको डेवलप भारत बनाना है।
अब अलग अलग जैसे अटल इनोवेशन एक प्रोग्राम शुरू किया, वैसे ही बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए। अब उसमें से एक प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है, इसको कहते हैं हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या कहते हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसको आप हिंदी में कहते हैं आकांक्षी जिले। क्या कहते हैं? नाम सुने होंगे आप, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। इसमें अब रखा गया कि देश में जो सबसे गरीब जिले, गरीब जिले, गरीब का मतलब एक इंडिकेटर नहीं है, इसमें इंडिकेटर 5 रखा गया। तो देखा गया कि नेशनल एवरेज से इनके पास कम है एजुकेशन है। मान लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में वैसे डिस्ट्रिक्ट को चुनना था आकांक्षी जिले का। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम का मोटो क्या है कि मान लीजिए कि ऐसे राज्य हैं, या मान लीजिए ऐसे हमारे बिहार जैसे मान लीजिए कि सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा इनकम कम है, तो इसमें भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा अंतर होगा कि बहुत सारे जिलों का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और बहुत लोगों का बहुत कम है। तो अब क्या करेंगे, जो नेशनल एवरेज से कम है, कौन सा जिला चुना जाएगा इसमें? जो नेशनल एवरेज से कम होगा। जैसे मान लीजिए कि नेशनल एवरेज हमारा 75% है एजुकेशन का, तो हम देखेंगे कि कौन सा जिला है जिसका एजुकेशन लिटरेसी रेट 75% से कम हो। तो जो भी नेशनल एवरेज से कम आ रहे हैं, तो बोला कि एक तो है कि जो सबसे नीचे है उनको विशेष ध्यान करके अगर ऊपर उठा देंगे तो ऑटोमेटिक हम ऊपर उठ जाएंगे, है ना। मतलब मेंबर में 4 लोग हैं परिवार में, आप में 3 लोग बहुत ऊपर है, एक नीचे है, तो एक पर अगर विशेष ध्यान देकर ऊपर उठाया जाएगा तो बाकी के इक्विवेलेंट कर देना है। यानी जो सबसे पिछड़े जिले हैं उनको ऊपर उठा, उन पे ज्यादा पैसा देंगे, उन पे ज्यादा खर्च करेंगे, तो उसको उठा के नेशनल एवरेज पे क्या करेंगे, उनको ले आए। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम चलाया गया। अब पूरे देश से सबसे जो है सो इस तरह के बैकवर्ड जिले चुने गए। तो जिले चुने गए, तो जिस समय जिला चुना गया उसमें 115 जिलों का चयन किया गया। 115 जिला, लेकिन 115 वेस्ट बंगाल इससे अपने आप को एक्सक्लूड कर लिया, हटा लिया। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के 3 जिले थे, बंगाल अलग हो गया, तो 3 जिले टोटल बचे कितना? 112। तो फेज 1 में 112 जिले थे, अब फेज 2 में 5 और जुड़ गए हैं, तो लगभग 117 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो इतने जिले हैं जो सबसे बैकवर्ड है आपके पास, जिनको आगे उठाना है। लिखिए टाइटल लिखिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। पॉइंट नंबर 1, एक अप्रैल 2018। लिखिए, मतलब शुरुआत कब हुआ इसका? 1 अप्रैल 18। ठीक है, कहीं कहीं बुरा लगता है 5 जनवरी 2018, सॉरी 5 जनवरी 2018। 1 अप्रैल भी लिखे, उससे वो भी सही है। उसमें एक और चीज हुआ था, यहाँ से रैंकिंग शुरू हुई थी राज्य जिलों, समझ गए? ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या शुरू हुआ था, इसको कहते हैं बेस लाइन रैंकिंग। बेस लाइन रैंकिंग, यहाँ से रैंकिंग शुरू हुई थी। जैसे जिले की रैंकिंग होगी कि कौन सा जिला प्रोग्रेस कर रहा है, कौन सबसे नीचे है। 1, 2, 3 से हम देंगे 112 का रैंकिंग करेंगे। ठीक है, तो बेस लाइन रैंकिंग 1 अप्रैल 2018 से और 5 जनवरी 2018 को स्कीम लागू हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इनिशियली शुरुआत में 115, बाद में लेटर 112। क्यों 112? पश्चिम बंगाल के हाँ, तो वेस्ट बंगाल ऑप्टेड आउट, लिख लीजिएगा, समझने के लिए है ये, ऐसा लोग पूछ नहीं रहा है आपसे। वेस्ट बंगाल ऑप्टेड आउट। ठीक है, शुरुआत में 115 जिले, बाद में 112 जिले। इतना तक समझ में आ गया? एक बात ठीक है, लेकिन फेज 2 में, अब फेज 2 इसका लागू हुआ है, तो फेज 2 में जिलों की संख्या हो गई 117। तो वर्तमान में अगर पूछा जाएगा तो कितने जिले फेज 2 में ऐड किए गए? हाँ, तो 117। ठीक है,
ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखिए, जिलों का चयन। अगला पॉइंट, जिलों का चयन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। जिलों का चयन सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। District have been selected on the basis of socio-economic backwardness. Socio-economic backwardness. सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है। ठीक है, लिखिए अगला पॉइंट, इसका मुख्य उद्देश्य, मतलब इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास है। सर्वांगीण मानव विकास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास है। The objective of this scheme is overall human development. Overall human development. इस योजना का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास है। ठीक है, लक्ष्य क्या रखा गया कि जितने भी जिले हैं, सारे राज्यों से कम एक जिला जरूर है। कम से कम एक जिला जरूर है। अगर बहुत बड़ा, मतलब बहुत डेवलप्ड राज्य है, जहाँ पे गरीबी कम है, जहाँ पे पिछड़ेपन कम है, तो कम से कम एक जिला, जैसे गुजरात, पिछड़ापन कम है। हरियाणा, आधे तो शहर ही है, क्योंकि आधे दिल्ली में आ गए, सोनीपत, लुधियाना सब इंडस्ट्रियल टाउन हो गया, तो वहां पे मतलब वहां पे बैकवर्डनेस कम है, तो एक जिला, 9 डिस्ट्रिक्ट आता है मात्र। मोरबी डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट। अब कोई राज्य में एक जिला है, नियम रखा गया कि पूरे राज्य में से कम एक जिला होना चाहिए। कम से कम एक, मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं है। अब पता चलेगा कि झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 24। अब उसके कितने जिले हैं? आकांक्षी जिले 19। अब कहीं पूरा राज्य ही बैठ, 24 जिले में से कितने जिले? 19। अब किसी राज्य में मात्र एक जिला, जैसे हरियाणा का एक, 9, वैसे ही गुजरात का एक, मोरबी। अब समझ रहे बात को? अब समझाना जो चाह रहे समझ गए? तो कम से कम एक रखना है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। जैसे 24 जिला में से 19 जिला आकांक्षी जिला है। कम से कम, पहला एक पॉइंट, कम से कम एक राज्य से एक जिला का चयन अनिवार्य है। कम से कम एक राज्य से एक जिला का चयन अनिवार्य। एटलीस्ट one district from one state. At least one district from each state. Each compulsory one district from each state. ठीक है, लिखिए 5 identified areas. लिखिए 5 मुख्य रूप से चिन्हित क्षेत्र हैं जहां विकास करना है। 5 चिन्हित क्षेत्र हैं, इसी पर काम करेगा। मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 5 ही चीजों पर काम करना है। 5 आइडेंटिफाइड एरियाज हैं, चिन्हित क्षेत्र जहां पे काम करना है। नहीं समझे? समझ गए? जैसे एक हो गया एजुकेशन, समझ गए? वैसे तो लिखिए एजुकेशन, शिक्षा लिखते जाए। एक है जहां पे मतलब उस जिला में जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां इसी पर खर्च करेगी सरकार पैसा। एजुकेशन पहला। दूसरा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। तीसरा एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, कृषि एवं जल प्रबंधन। एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट, कृषि एवं जल, वाटर रिसोर्स भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स करिए। एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स मतलब हो गया कृषि एवं जल संसाधन।
कृषि एवं जल संसाधन, कृषि एवं जल संसाधन। ठीक है, लिखिए अगला, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन और वित्तीय समावेशन और हाँ, स्किल डेवलपमेंट को आप लिखेंगे। स्किल को क्या कहते हैं? कौशल विकास। स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है स्किल डेवलपमेंट समझ रहे हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है जैसे जनधन योजना एक बेस्ट एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन का। जो लोग बाहर है फिनांस, उनको फिनांस में लाना, लेकिन इतना नैरो नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि केवल बैंक अकाउंट खोलना फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, फिनांस से जोड़ना। जैसे कहने का मतलब है कि आज बैंक अकाउंट हो गया, कल उनके पास इंश्योरेंस हो, उससे ऊपर उठे तो शेयर मार्केट का उनके पास स्टॉक हो, तो सारा जो बैंक अकाउंट, बीमा, स्टॉक सारा फाइनेंस में आता है। उनसे जोड़ना। आज जैसे कहने का मतलब पूरे देश की आबादी में से 5% से भी कम लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इस तरह की चीजें परचेज करते हैं। गांव में कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है? तो अभी भी पूरी तरह से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं माना जाएगा। पता चलेगा कि विकासशील देशों में 10 से 15% लोगों के पास इंश्योरेंस होगा, यदि डेवलप कंट्री में जाएंगे तो 70% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये विकास का क्रम है। जैसे जैसे आपके पास रिसोर्स आएंगे, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, तो आप बैंक अकाउंट खोलेंगे, बीमा लेंगे, इस तरह की चीजों को आप अब बीमा भी अलग अलग है। एक जीवन बीमा है, हेल्थ है। लोग हेल्थ बीमा लेते हैं, क्या बीमार पड़ेगा तो आपका इलाज होगा, इसलिए आप प्रीमियम देते हैं, जमा करते हैं कि आपका फ्री में इलाज हो जाएगा। ठीक है, अगला 4 हुआ, 5 इंडिकेटर है ना, 4 ही हुआ। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट। अगला बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये हो गया आधारभूत संरचना, मूलभूत आधारभूत संरचना। मूल आधारभूत संरचना है मूलभूत आधार संरचना। जो मूलभूत आधार संरचना का क्या मतलब है? जो बेसिक होना चाहिए कि गांव में बिजली है कि नहीं, उस डिस्ट्रिक्ट में बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब हो गया कहाँ? उस तरह की चीजें जितनी भी है वो सब मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसी 5 चीजों पे खर्च करेगी सरकार। उस जिला पे ध्यान दिया जाएगा, जिसको भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया जाएगा, वहां देखा जाएगा कितने हॉस्पिटल हैं, कितने स्कूल हैं, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स। ठीक है, तो वाटर रिसोर्स का क्या मतलब है? यूजी नरेगा का फंड यूज किया जाएगा वहां तालाब, पानी की चीजों को जागृत करने के लिए। ध्यान ये देना, समझ रहे हैं? इसीलिए आप देखेंगे कि पिछला बजट में 24 पर जो है 23-24 में 60,000 करोड़ नरेगा को मिला हुआ था, अब बढ़ा के 84,000 करोड़। हाँ, 84-86,000 करोड़। अब देख रहे हैं कि हर बजट में बढ़ा रहे हैं, तो पता चलेगा कि नरेगा फंड का यूज क्या करना है। तो जितने भी पानी के रिसोर्स हैं उनका जीर्णोद्धार करना। इसीलिए जितने भी ट्रेडिशनल सोर्स हैं, जो आपका तालाब होता था, अलग अलग जगहों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इसलिए आप तालाब कहते तो सब जगह तालाब नहीं होता है। कहीं पे पाइन तो कहीं पे कुछ ऐसे करके नाम अलग अलग दिया जाता है, राज्यों में अलग अलग है, सारे राज्यों में। तो जितने भी ट्रेडिशनल पानी के स्रोत है उसको जागृत करना है, तो वो एक तरह का बड़ा खर्च होगा। तो वाटर रिसोर्स में वो सब पे खर्च करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से बीमा बैंकिंग बढ़ रहा है, छोटे छोटे सीएसपी सेंटर खुल रहे हैं, तो और भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है लोगों का। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, रोड, बिजली, पानी, ये सब पे खर्च करेगी सरकार। ठीक है, तो उसमें भी सबसे ज्यादा एजुकेशन और हेल्थ है 30-30%, अब बाकी सब 10-10%। ठीक है, ऐसे करके फिर खर्च करेगी। उसमें भी नियम है कि कितना खर्च करेगी सरकार, 30% एजुकेशन पे और 30% हेल्थ पे, तो 30-30 कितना हो गया? 30 यहाँ पे खर्च करेगी, 30% वेटेज भी ऐसे ही दिया जाएगा, 60-20% यहाँ दिया जाएगा, 60-20-80, 10-10, ऐसे नियम ये है। खर्च और वेटेज इस तरह से दिया जाएगा। ये भी है, ये मतलब ओरिजिनल 30-30, 60-20-50 हो गया।
ऐसे समझ गए, इतना तक क्लियर हुआ। हाँ, तो आपने देखा था कि कम से कम राज्य से एक रखना है हमको, एक जिला, तो हमको देना है कई राज्यों में कितने भी जिले हो सकते हैं मैक्सिमम, जैसे एग्जाम्पल झारखंड का दिया कि 24 में से 19 जिले जहाँ सो है, ठीक है, तो लिखिए। अब बिहार के कितने जिले हैं, टोटल 13। देखिए, टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज 13। टोटल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज 13। कुल बिहार में आकांक्षी जिलों की संख्या 13 है, ठीक है। अब रैंकिंग जारी होगा हर साल, 23 वाला, अब 24 का रैंकिंग तो 24 का होगा लेटर पेज में, 24 में 23 के रैंकिंग में बिहार का एक जिला दूसरे नंबर पे था। कौन? 23 वाला जो रैंकिंग था। अब जैसे 23 में बीपीएससी होगा तो बहुत प्रॉपर संभावना है, या कोई भी एग्जाम होगा तो इस तरह की चीजें पूछ दी जाती है। तो 23 का जो रैंकिंग था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, आकांक्षी जिले का, उसमें बिहार का एक जिला सेकेंड नंबर पे था परफॉर्मेंस में। जी, पहला कौन? रायगढ़ जिला उड़ीसा का, ठीक है, लिख लीजिए 23 रैंकिंग, 2023 रैंकिंग फर्स्ट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ब्रैकेट में उड़ीसा, ये जिला कहाँ का है? उड़ीसा। दूसरा जिला जमुई ब्रैकेट में बिहार, लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही जमुई है, जमुई दूसरे नंबर पे था। ये सब देखना है, करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो ये सब रैंकिंग होगी, स्वच्छ भारत का रैंकिंग, जहां भी रैंकिंग होगा, नीति आयोग रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां जहां अब एक इस बार अब जब आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगा। ये लाइट ऐसे हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है उधर देखने में, ये भी हो रहा है क्या ऐसे? ये सब ऐसे क्यों हो रहा है एक साथ? लाइट से नहीं, वो तब इन्वर्टर से चल रहा होगा, लाइट नहीं होगा, एसी नहीं चलेगा। हाँ, तो देखेंगे कि देखिए नीति आयोग जो है सो क्या कि अभी आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी का जब आया रैंकिंग, और आपने आपको जो है सो प्रेस फ्रीडम का आया, तो सब में इंडिया को खराब दिखाया। आप देखते हैं कि इंटरनेशनल जितने भी रैंकिंग आते हैं, इंडेक्स आते हैं, सूचकांक, उसमें इंडिया का रैंक 134 रहेगा, 140 रहेगा, 142 रहेगा। अब पता चलेगा हमसे ऊपर पाकिस्तान है। अब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, अब प्रेस की स्वतंत्रता का सूचकांक है, और हमसे ऊपर अफगानिस्तान है। बताओ, मैंने तालिबानी जो है ज्यादा स्वतंत्र प्रेस को छोड़े हुए, और हमारे यहाँ प्रेस जो है सो कॉम्प्रोमाइज है। उस रैंकिंग को आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप उस रैंकिंग पे विश्वास होगा आपको? नहीं, जहाँ तालिबान को ऊपर का जगह मिल रहा है, जहाँ गर्दन उड़ाने में 5 मिनट भी नहीं सोचना है। बताओ, देखो अफगानिस्तान का भी रैंकिंग होगा। तो इसलिए इंडिया अभी प्लान बना रहा है कि हम सारा चीजों का इंडेक्स हम अपना जारी करें, ठीक है, सारी चीजों का इंडेक्स हम जारी करेंगे। चाइना के साथ यही करते थे, तो चाइना में मान लीजिए कि चाइना तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। हमारे यहाँ रेगुलर चुनाव हो रहा है, सत्ता परिवर्तन भी होता है, कोई राज्य में दूसरी सरकार आ जाती है। जैसे अभी राज्य में चुनाव होगा तो पहली बार देखेंगे कि तेलंगाना में टीआरएस थी, टीआरएस को हरा के कांग्रेस बन गया। तो हम ऐसा नहीं ना देख रहे हैं कि कोई 50 सालों से है, एक पार्टी हारती है, दूसरी पार्टी आ, बीजेपी जब केंद्र में इतने दिनों से, कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस, तो इसको डेमोक्रेसी फिर तो फंक्शनिंग क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं मानिए? लोकतंत्र अपना वर्क तो कर ही रहा है। पार्टी जो सत्ता में 15 साल से वो भी हार जा रही है, टीआरएस जो हारा भी 15 साल से था, ठीक है। अब नया जब से तेलंगाना बना तब से है, ठीक है, पहले 14 में क्रिएट हुआ तब से तो बना हुआ है, 10 साल से तो था मुख्यमंत्री, लेकिन वो हार जाता है। कोई 10 साल का मुख्यमंत्री, कोई 15 साल का मुख्यमंत्री, और दूसरी पार्टी जीत जाती है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या मीडिया को यहाँ फ्रीडम है? पार्टी का क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना सब है। आप दिन भर प्रोग्राम चला सकते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ, ठीक है, इतना प्रेस फ्रीडम है, और तालिबान से भी नीचे रैंकिंग है। तो ये प्लान बना कि इंडिया अपना सारा रैंकिंग जो है सो इंडेक्स जारी करेगा, हर चीज से रिलेटेड प्लान में।
कब होगा, कैसा होगा, अभी ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन ये रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम रैंकिंग अपना जाएंगे इंडिया में। स्टेट्स के बीच में। हाँ, स्टेट के बीच में इंडिया अपना करेगा, सर वो तो दूसरे देशों का भी करेगा, इसीलिए उसका मॉडलिटी नहीं आया है कि कैसा बना है। लेकिन ऐसा आ रहा है, मरमर है, क्योंकि पता है कि सारे जितने भी इंडेक्स है उसमें सब में जो है सो निगेटिव लाइट में इंडिया को दिखाना, एक जानबूझ के किया जाता है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, यस यस सर। क्योंकि उनकी अपनी बात मनवानी है, उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको अच्छा अच्छा बोल के तो प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, तो दबाव बनाने का तरीका है। तो आप दबाव कैसे बना सकते हैं? अब देखेंगे कि जीडीपी का ग्रोथ सबसे ज्यादा तेज है इंडिया, मोरल डाउन। हाँ, तो मोरालिटी आप बोली तरह से आप दबाव बनाने का। अभी गुआना का प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा वो वीडियो वायरल हो रहा है, बीबीसी इंटरव्यू ले रही है, तो बोला कि आप अपने कोस्ट पे इतना ज्यादा कार्बन इमिशन कर रहे हैं, तो बोला कि जितना इंग्लैंड का एरिया है उससे ज्यादा जंगल हमारे पास था जो काट के आप लोग, क्योंकि वो सब अफ्रीकन सारे कंटिनेंट पे सब तो यूरोपियन का कब्जा था, किसी पे इंग्लैंड का, तो किसी पे पुर्तगाल का, तो किसी का पे जर्मनी का, सारा इसीलिए पूरा कंटिनेंट पता चलेगा कि 4 5 10 देश हुआ करते थे, बड़े बड़े देश। अब उसको पार्गनाइज कर दिया, जैसे कहने का मतलब है कि पुर्तगाल और ब्रिटेन लड़ गया कि इसको कौन कब्जा करेगा, तो बोला कि लड़ने की कोई जरूरत है, आधा तू ले ले आधा हम है। अब पता चले कि अपनी सुविधा के लिए देश को तो भागों में बांट दे रहा है, आधा में तुम राज करो, वेस्ट हमारा हुआ कि तुम्हारा। पूरी अफ्रीका को बाल्कनाइज करके आज देख लिया कि उतना बड़ा कंटिनेंट को उसमें 55 से ज्यादा देश हो गए, जबकि वो लार्ज कंटिनेंट था, वो ट्राइबल्स थे और इंडिजिनस पॉपुलेशन था। तो बोला कि जो हमारे जंगल को इंग्लैंड के बराबर पॉपुलेशन का काट लिया, वो बोला कि वो हिपोक्रेट है। अब वो पूछ रहा है कि आज आप कोस्टल पे इतना कार्बन इमिशन कर रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट बहुत अच्छा बोला, वो बहुत वायरल क्लिप हो रहा है, जब आप इंटरव्यू वाले सेगमेंट में देखेंगे तो कल से बहुत वायरल है। तो बोला कि बीबीसी के जर्नलिस्ट को ऐसा मतलब वहां का प्रेसिडेंट जो किया है व्यवस्थित रूप से मोरली, अब तो उनको करीब करीब सारे लोग जवाब दें। तो सारे लोग ये नया कॉन्फिडेंस आ रहा है देखो, क्योंकि अब पता चलेगा कि देखो ऐसा क्यों आ रहा है, कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है। एक तो कॉन्फिडेंस का रीजन पहला है प्रॉस्पेरिटी, पहले से हम खाने पीने से ऊपर उठेंगे तब ये सब चीजों को आप टैकल करेंगे, पहला फैक्टर है। और दूसरा, पहले सूचना को कोई एक व्यक्ति और एक संस्था कंट्रोल कर रही थी, पूरा इंफॉर्मेशन एक व्यक्ति के पास था। अब जब सोशल मीडिया के जमाने में मान लीजिए उस प्रेसिडेंट ने बीबीसी के जर्नलिस्ट को जवाब दिया, अगर इंटरव्यू होता है, टीवी का जमाना होता, सिर्फ बीबीसी होती है, तो पता चल गया वो क्लिप काट लेता, वो नहीं डिलीट होता। लेकिन आज क्या होता है कि सेम टाइम पे फेसबुक यूट्यूब सब जगह लाइव चल रहा, अब वो कहाँ काटोगे, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं जो इंफॉर्मेशन का जो डेसिमेशन होगा, उसका जो फैलाव हो गया, अब वो सोशल मीडिया की वजह से बहुत बड़ा हो गया। अब आप इसको छुपाना बहुत मुश्किल, तो छुपाना मुश्किल है, तो जो लोग 5 लोगों तक पहुंचना था 500 लोगों तक पहुंच रहा है, तो इससे जागरूकता बढ़े, लोगों को सच्चाई पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि अभी पता चलेगा कि डेथ हो गया डॉन का, ठीक है, जेल में हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो अलग अलग लोग करें, लेकिन वो व्यक्ति क्या क्या किया तो उसके बारे में सोशल मीडिया सब जगह है कि एमएलए को हत्या कर दिया, ये किया वो किया। तब जब न्यूज़पेपर अभी मीडिया होगी तो बहुत सारी चीजों को तो ढक करेगी, केवल प्रिंट मीडिया होगा। एक समझिए कि इंटरनेट की एरा में पहले केवल दूरदर्शन होगा, तो दूरदर्शन अगर चाहेगा कि इसको नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाएगा, आप तक नहीं पहुंचेगा, और केवल प्रिंट मीडिया है आपके पास जो है सो, ठीक है, पहले रिकॉर्डेड था, तो रिकॉर्डेड प्रिंट मीडिया है आपके पास, तो बहुत सारी चीज आपके पास पहुंच ही नहीं है, समझ गए। तो इसीलिए हो गया कि सूचना का प्रसार बढ़ गया सोशल मीडिया के जमाने में, इसलिए मुखर हो गए, लोगों को सच्चाई पता चल रही कि चल क्या रहा है, लोग बहुत सारी चीजों को फिल्टर कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए आप देखेंगे कि गरीब से गरीब देशों में भी कुछ लोग निकल रहे हैं और बहुत अच्छा वेस्टर्न कंट्री और यूरोपियन कंट्री को बहुत अच्छे से लताड़ रहे हैं और जान चुके, क्योंकि उनको पता है जो आदमी दूसरे देशों में गया है, वहां के पॉपुलेशन को मारा है, काटा है, देश को तोड़ा है, बांटा है, वही मोरालिटी का लेसन भी दे रहा है। तो अब लोग झपट ले रहे हैं, अब लोग पकड़ ले रहे हैं, झपट ले रहे हैं कि अब मोरालिटी का लेसन आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे देश के, आपके देश से बराबर का जंगल आपने काट के गए, जंगल आप काट के गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले करना इसको था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया किसको? इंग्लैंड में। तो पूरा दुनिया में जहां जहां उसका शासन था, उसका बेस्ट चीजों का दोहन किया। आपके जंगल कट रहे थे इंडिया में,
और कोस्ट में हुगली पर और जो है सो गुजरात कोस्ट से लकड़ी जा रहा था और वहाँ रेलवे लाइन बिछ रहा था यूरोप में रेलवे लाइन बिछ रहा है और जंगल इंडिया में कट रहा है। वही आदमी आज हमको मोरालिटी बोलेगा कि देखो जंगल मस्त है, तो ये सूट करेगा? नहीं सूट करेगा। तो अब कोई भी आदमी होगा जिसके पास ब्रेन होगा तो झपटेगा, उसको जवाब देगा। ठीक है, तो यही बात हो गई कि मोरालिटी वाला लेसन अब नहीं चलेगा, क्योंकि पता है कि वेस्ट वाले सबसे बड़े हिपोक्रेट हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया तो सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान कौन पहुंचाया? वो पहुंचाया, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया। अब जब डेवलपिंग कंट्री को डेवलप होने की बारी आया तो बोला कि हम कार्बन इमिशन का थ्योरी लेकर आए कि लेकिन सबको तो कार्बन बचाना होगा और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जब आप अंधाधुंध विकास या जब आप डेवलप्ड हो गए, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, रिच हो गया, अब आपने अपना सारा चीज कर लिया। जब हमारी बारी आई तो बोला कि नहीं, अब कार्बन इमिशन तरीके से करना होगा, आपको कम करना होगा, अब ग्रीन एनर्जी पे जाना होगा। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्री बोला कि ठीक है ग्रीन एनर्जी जाएंगे, लेकिन इसके लिए फंड वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड करेगी। डेवलपिंग कंट्री ने भी प्रपोजल दिया कि अगर हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे तो हमारे पास तो उतना फंड नहीं है, विकासशील देशों के पास फंड नहीं है, तो इसके लिए ग्रीन फंड के लिए आप ग्रीन फंड बनाओ, आइडिया फंडिंग लो। हाँ, तो ग्रीन फंडिंग कौन करेगा? जो डेवलप कंट्री है वो फंड करो, हम अपना सोलर और अपना विंड ये सब पावर बढ़ाएंगे, इसके लिए पैसा तुम दो। अगर आपको लगता है कि इन्वायरमेंट बचाना जरूरी है, दुनिया नहीं बचेगा, तो दो, बचा लेंगे दुनिया। तो आप अपनी बारी तो सब अपने अंधाधुंध तरीके से करिए। अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा इमिशन कौन कर रहा है? इंडिया, चाइना और अमेरिका। लेकिन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पे लेक्चर कौन दे रहा है? वही। इस बात को समझना जरूरी है आपको, इस बात को आपको इतना दिमाग खुला रखना है कि लेक्चर दे कौन रहा है और कर क्या रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया मनसा कर्मणा वाचा, आप बोलते क्या है, करते क्या है, ये सब पता चलेगा। आपके मन में क्या है, बोल क्या रहे, कर्म से, मन, मनसा, करना और वाचा। मन में क्या चल रहा है, कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, तीनों अलग अलग, तीनों अलग है। अब तीनों में यहाँ कोई वेस्टर्न कंट्री में तीनों में कोई समानता नहीं है, बोल कुछ रहे, कर कुछ रहे, सोच कुछ और है। ठीक है, यही है। ठीक है, इसको समझना जरूरी है। आते हैं फिर नीति आयोग पर। ये बातें चली कहाँ से? ये सारे डेवलपमेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन से। तो नीति आयोग जो है सो बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इस तरह से पांचों इंडिकेटर पे काम करके उनको एवरेज पे ले आए, नेशनल लेवल पे ले आएंगे। जैसे कलाम बार बार बात करते थे कि जिसके पास जनसंख्या ज्यादा है बिहार यूपी को, तो बिहार यूपी अगर ईस्टर्न इंडिया को डेवलप कर लोगे तो ऑटोमेटिक इंडिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आज पूरे देश का 1/3 पॉपुलेशन केवल बिहार यूपी है। बिहार यूपी को मिला देंगे तो 1/3 पॉपुलेशन तो लगभग यही हो जाएगा। 22-24 करोड़ यूपी का और 12-14 करोड़ 13 करोड़। ठीक है यूपी बिहार का, वो भी 12 करोड़ 11 करोड़ है 11 का सेंसस है। और जो है सो 25% की डिकेडल ग्रोथ है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है सो दशकीय वृद्धि दर कहाँ है? बड़े राज्यों में बिहार है। ऐसे टोटल अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो डिकेडल ग्रोथ सबसे ज्यादा मेघालय का है 27%। लेकिन चूंकि छोटा राज्य है, बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा देश में डिकेडल ग्रोथ बिहार का है, यानी 10 साल में 25%, तो लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐड कर लेना है 10 साल में। तो 11 करोड़ तो तब करता है 11 का, अब 12 करोड़ से कितना ऐड कर लिया होगा 10 सालों में? अब 10 साल भी नहीं हुए ना, क्योंकि 21 का सेंसस भी नहीं हुआ। 22, 23, 24 भी खत्म, 24 का सेंसस भी नहीं पता आपको कब होगा। ठीक है, तो 13 साल हो गए, तो 13 साल में कितना पॉपुलेशन ऐड किया होगा? तो पता चलेगा कि बिहार यूपी जो है सो अकेले 40 करोड़ हो जाए। आप समझ रहे हैं बात को? तो 1/3 के आसपास का पॉपुलेशन पहुंचा देंगे। तो इसीलिए पता चलेगा कि इस तरह के राज्यों को एक समय मजाक उड़ाया जाता था, बीमारू राज्य का। बीमारू का एक्रोनिम था, बी से बिहार, ऐसे करके BI बिहार हो गया, M से मध्य प्रदेश हो गया, R से राजस्थान हो गया, U से यूपी हो गया। तो बीमारू राज्य कहा जाता था। बोला कि ये भारत की बीमार किए हुए, बोला कि ये ठीक नहीं होंगे, ये स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक भारत स्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि एवरेज को नीचे ले जाएगा। सदर्न स्टेट का एवरेज बहुत ऊपर है, ये एवरेज को क्या करेगा? नीचे ले जाएगा। अब 10 लोग 25 मार्क्स ला रहे हैं, 5 लोग 2-2 मार्क्स ला रहे हैं, तो एवरेज क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पर काम कर लेंगे तो पूरा, क्योंकि इसमें तो सारे राज्यों के जिले शामिल है, तो भारत को विकसित होने में बहुत मदद है अगर ये राज्यों को हम ये जिलों को डेवलप कर लेंगे। अब तो 2018 में जब विजन रखा गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, तो 2023 में फिर
और नीचे चले गए। अब इसका नाम दिया एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक योजना प्रोग्राम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम या प्रोग्राम योजना को हम यहाँ कार्यक्रम कहें तो ज्यादा सीधे है। प्रोग्राम आकांक्षी जिला के बाद आकांक्षी क्या हो गया, ब्लॉक। अब यहाँ पे फोकस कहाँ हमारा हो रहा है, ब्लॉक पे। तो ये स्कीम आया, लिख लेते जाइए पहला पॉइंट। ठीक है, 23 में 7 जनवरी 2023। अब पिछले साल जाएगी 2023। अब समझ गए, इसमें भी वही 5 इंडिकेटर था, वही 5 इंडिकेटर यहाँ भी रहेगा, लेकिन वही इंडिकेटर अब कहाँ पे हम देखेंगे, जिला में न देखें, हम ब्लॉक में देखेंगे। इस ब्लॉक में कितने स्कूल हैं, इस ब्लॉक में कितने स्वास्थ्य केंद्र है, कितने स्वास्थ्य केंद्र है, कितना जो है सो वाटर रिसोर्स एग्रीकल्चर, इस ब्लॉक का कितना, इस ब्लॉक में कितने पंचायत है, इस पंचायत में कितना बैंक अकाउंट है। अब हम पूरा डिस्ट्रिक्ट में जो कार्यक्रम कर रहे थे वही काम कहाँ कर रहे हैं हम, ब्लॉक लेवल पर, और नीचे जा रहे हैं। हो सकता है 2 साल 4 साल और बीते, फिर एस्पिरेशनल पंचायत प्रोग्राम लाए, और फिर हम पंचायतों को डेवलप करने लगे, एक हो सकता है ना, और हम नीचे और माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं। यही कारण है जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप स्पेशलाइज और हो जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते जाते हैं। जैसे आप ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो फिर आप एनालाइज करेंगे कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, तो फिर उस सब्जेक्ट पे काम करने लगे, फिर उस एरिया पे काम करने लगे। ठीक है, तो अब ये 5 इंडिकेटर जैसे काम कर रहे थे, यहाँ भी इंडिकेटर काम करेंगे, लेकिन टोटल 500 ब्लॉक है हमारे पास। टोटल लगभग कितने हैं, 500 ब्लॉक है। 500 ब्लॉक में से 238 ब्लॉक यहाँ पे चयन किया गया है। देखिए, इन 500 ब्लॉक्स, इन 500 ब्लॉक्स 329 अंडर डेवलप, हिंदी में बोलेंगे, अभी लिख दिया, रुक जाएगा। अंडर डेवलप्ड ब्लॉक हैव बीन आइडेंटिफाइड, ब्लॉक हैव बीन आइडेंटिफाइड। हिंदी में आप लिखेंगे 500 ब्लॉक में से 329 अर्धविकसित, अर्धविकसित 329 अर्धविकसित ब्लॉकों का चयन किया गया। इसी का रैंकिंग होता है 329 का, 500 का 329 पे काम करना। सबसे बैकवर्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं 329 ब्लॉक, समझ गए, जो सबसे बैकवर्ड, पिछड़े किस चीज में है, तो वही जो 5 थे, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैसे, समझ गए। और अब चूंकि 500 329 का रैंकिंग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसमें पूरे अब इंडिया जियोग्राफिकली बहुत वाइड है। कहने का मतलब है कि जो इंडिया का सदर्न इंडिया है वो ज्यादा डेवलप है, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट भी बहुत डेवलप है, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रैंकिंग जो